एक समय था जब विजय माल्या का नाम वेल्थ, फेम और पार्टीज का दूसरा नाम था। हर किसी की जुबान पर उनका नाम होता था। कोई उन्हें भारत का रिचेस्ट बिजनेसमैन कहता तो कोई उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहकर पुकारता। एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, चमचमाती कार्स, प्राइवेट जेट्स, सुपर मॉडल्स की संगत और लग्जरियस लाइफ। विजय माल्या की जिंदगी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगती थी। उनके पास सब कुछ था, पैसा, पावर और पहचान। उन्होंने अपने पिता की कंपनी को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। किंगफिशर बियर से लेकर किंगफिशर एयरलाइंस तक हर जगह बस उनका ही नाम था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में जब ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। धीरे धीरे उन पर लोन बढ़ता गया, एयरलाइंस लॉस में गई और एक के बाद एक आरोप लगने लगे। करोड़ों रुपए के स्कैम्स, बैंक का पैसा न लौटाना और फिर देश छोड़कर भाग जाना। विजय माल्या रातों रात हीरो से विलन बन गए। आज वो विदेश में है। इंडियन कोर्ट्स में उनके खिलाफ केस चल रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट उन्हें वापस लाने की कोशिश में लगी है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक भगौड़े की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने सब कुछ पाया लेकिन अपनी जिद और दिखावे की वजह से सब कुछ खो दिया। विजय माल्या का पूरा नाम है विजय विट्ठल माल्या। उनका जन्म 18 दिसंबर 1955 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ था, लेकिन वे कर्नाटक के मंगलुरु के बंटवाल में पले बढ़े, जहां उनका फैमिली कोंकणी स्पीकिंग कम्युनिटी से था। विजय माल्या का फैमिली पहले से ही बहुत अमीर था क्योंकि उनके पिता विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे। विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रुअरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, जो भारत की वाइन और बेवरेज इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम था। यानी विजय माल्या को बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी मिली थी। जैसे कहते हैं ना, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना। विजय माल्या की मां का नाम ललिता रमैया था। उनके पिता विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रुअरीज को भारत में शराब के बिजनेस का बादशाह बनाया था। उन्होंने कई ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज को खरीदा और कंपनी को एक बड़ा एम्पायर बनाया। विजय माल्या ने अपने पिता से ही बिजनेस की बारीकियां सीखी, लेकिन बचपन में विजय माल्या का पालन पोषण उनके पिता ने बहुत स्ट्रिक्टली से किया था। एक इंटरव्यू में विजय माल्या ने बताया था कि उनके पिता बहुत डिसिप्लिन थे और उन्हें हमेशा मेहनत करने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेट करते थे। विजय माल्या की पढ़ाई कोलकाता के फेमस ला मार्टिनियर स्कूल में हुई। यह स्कूल अपने समय में बहुत प्रेस्टिजियस था और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अक्सर बड़े घरों से होते थे। स्कूल में विजय माल्या ने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि लीडरशिप के क्वालिटी सीखे। अपने आखिरी साल में उन्हें अपने हाउस का हाउस कैप्टन बनाया गया, जो उनके लीडरशिप करने की क्षमता को दिखाता है। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ से उन्होंने 1976 में बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की, वो भी ऑनर्स के साथ। कॉलेज के दिनों में ही विजय माल्या ने अपने फैमिली के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने शुरू कर दी थी। वो अक्सर अपने पिता के साथ बिजनेस मीटिंग्स में जाते थे और छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभालते थे। यह वो समय था जब विजय माल्या को यह समझ में आने लगा था कि बिजनेस की दुनिया में क्या करना होता है, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो और एक्सपीरियंस हासिल करे। इसीलिए कॉलेज खत्म करने के बाद विजय माल्या को अमेरिका भेजा गया, जहाँ उन्होंने होस्ट एजी नामक की एक केमिकल कंपनी में इंटर्नशिप की। यह एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस की समझ मिली। लेकिन विजय माल्या की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब साल 1983 में उनके पिता विट्ठल माल्या का मौत हो गया। उस समय विजय माल्या की एज थी सिर्फ 28 ईयर। इतनी कम एज में उन्हें अपने पिता की बनाई हुई बड़ी कंपनी यूनाइटेड ब्रुअरीज ग्रुप की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। यह उनके लिए आसान नहीं था। एक तरफ वो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते थे तो दूसरी तरफ वो अपने लिए एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। यूनाइटेड ब्रुअरीज उस समय पहले से ही भारत में शराब और बेवरेज की दुनिया में एक बड़ा नाम था, लेकिन विजय माल्या के दिमाग में कुछ और ही सपने थे। वो इस कंपनी को सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, वो इसे एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाना चाहते थे जिसमें कई तरह के बिजनेस शामिल हो। विजय माल्या की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो हमेशा से ही बहुत रंगीन रही। वह न सिर्फ बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे बल्कि उनकी लाइफ स्टाइल भी लोगों के बीच चर्चा का विषय थी। वो हमेशा शानदार कपड़े पहनते थे, एक्सपेंसिव कार्स में घूमते थे और उनकी जिंदगी में ग्लैमर की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत धार्मिक भी थे। वो हर साल सबरीमाला की तीर्थ यात्रा पर जाते थे और तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर के भक्त थे। कहा जाता है कि जब भी उनकी कंपनी कोई नया प्लेन लॉन्च करती थी, वह तिरुपति मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते थे। विजय माल्या की शादी की बात करें तो उन्होंने पहली शादी 1986 में समीरा त्याबाजी से की, जो एयर इंडिया की एयर होस्टेस थी। इस शादी से उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम है सिद्धार्थ माल्या। लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और कुछ सालों के बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद 1993 में विजय माल्या ने रेखा माल्या से शादी की। रेखा उनके बेंगलुरु में पड़ोस में रहती थी। इस शादी से उनकी दो बेटियां हुई, लीन माल्या और तान्या माल्या। विजय माल्या की पर्सनल लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनके बिजनेस के
फैसले से। साल 1983 में जब विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या का मौत हुआ, तब विजय माल्या को यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की पूरी कमांड संभालनी पड़ी। उनके पिता ने कंपनी को बहुत मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन विजय माल्या के सपने इससे कहीं बड़े थे। उनके दिमाग में था एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जो कई सेक्टर्स में फैले और दुनिया भर में फेमस हो। विजय माल्या ने सबसे पहले यूनाइटेड ब्रूअरीज को और मजबूत करने पर ध्यान दिया। उन्होंने कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाया, नई टेक्निक्स को अपनाया और सबसे खास बात मार्केटिंग पर बहुत जोर दिया। उस समय भारत में बियर का मार्केट तेजी से बढ़ रहा था और विजय माल्या ने इस मौके को अच्छे से फायदा उठाया। यूनाइटेड ब्रूअरीज का सबसे बड़ा ब्रांड था किंगफिशर बियर। यह बियर पहले से ही लोगों के बीच पसंद की जाती थी, लेकिन विजय माल्या ने इसे और भी खास बनाया। उन्होंने किंगफिशर को सिर्फ एक बियर नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल ब्रांड बनाया। उनकी सोच थी कि किंगफिशर को यूथ के बीच मस्ती, आजादी और अच्छे समय का प्रतीक बनाया जाए। किंगफिशर को नया रूप देने के लिए विजय माल्या ने कई बड़े कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने किंगफिशर का लोगो बदला और इसकी पैकेजिंग को और अट्रैक्टिव बनाया। बोतल का डिजाइन, रंग और स्टाइल ऐसा था कि लोग इसे देखते ही खरीदना चाहे। इसके अलावा उन्होंने किंगफिशर को बड़े बड़े इवेंट से जोड़ा। किंगफिशर ने क्रिकेट टूर्नामेंट्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स और फैशन शोज को स्पॉन्सर करना शुरू किया। किंगफिशर कैलेंडर जो हर साल फेमस मॉडल के साथ लॉन्च होता था, उसको ग्लैमर की दुनिया से जोड़ दिया। यह कैलेंडर इतना फेमस हुआ कि लोग इसके लॉन्च होने का इंतजार करते थे। विजय माल्या की इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने किंगफिशर को भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बियर बना दिया। लोग अब किंगफिशर को सिर्फ एक बियर के तौर पर नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पर देखने लगे। लेकिन विजय माल्या यही नहीं रुके। उन्होंने यूनाइटेड ब्रूअरीज को कई और सेक्टर्स में फैलाया। उन्होंने नई डिस्टिलरीज खरीदी, नई फैक्ट्रीज बनाई और कंपनी को शराब के अलावा अदर बेवरेज में भी उतारा। मैकडोवेल्स जैसे ब्रांड्स जो विस्की और अदर स्पिरिट्स में बड़ा नाम था, उनको भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। यूनाइटेड ब्रूअरीज अब सिर्फ बियर की कंपनी नहीं थी बल्कि शराब की दुनिया में एक बड़ा एम्पायर बन चुकी थी। इसके अलावा विजय माल्या ने केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जैसे बिजनेस में भी कदम रखा। उन्होंने यूनाइटेड नेशनल डिस्टिलरीज और बर्जर पेंट्स जैसी कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदी, जिससे उनका बिजनेस और भी फैल गया। विजय माल्या की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनकी एंट्री एविएशन इंडस्ट्री में। साल 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। यह उनका सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम था। उस समय भारत में एविएशन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी और विजय माल्या ने सोचा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। किंगफिशर एयरलाइंस को उन्होंने एक लग्जरी ब्रांड के तौर पर लॉन्च किया। उनका मकसद था कि किंगफिशर एयरलाइंस को भारत की सबसे शानदार और प्रीमियर एयरलाइंस बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। किंगफिशर एयरलाइंस के प्लेन्स में सबसे अच्छी फैसिलिटीज थी, कंफर्टेबल सीट्स, शानदार खाना और सबसे खास पर्सनल टीवी स्क्रीन, जो उस समय भारत में बहुत कम एयरलाइंस देती थी। किंगफिशर एयरलाइंस का टैगलाइन था फ्लाई द गुड टाइम्स और विजय माल्या ने इसे सच करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को अपने किंगफिशर बियर ब्रांड की तरह ही ग्लैमरस बनाया। एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म को खास डिजाइनर से बनवाया गया और हर छोटी छोटी चीज में लग्जरी का ध्यान रखा गया। विजय माल्या खुद हर नए प्लेन के लॉन्च पर तिरुपति मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते थे, जिससे उनकी धार्मिक आस्था भी लोगों को दिखती थी। किंगफिशर एयरलाइंस जल्द ही भारत की सबसे पसंदीदा एयरलाइन में से एक बन गई। लोग इसे आराम और स्टाइल के लिए चुनते थे, लेकिन इसकी सक्सेस के पीछे विजय माल्या की मार्केटिंग की समझ थी। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को सिर्फ एक एयरलाइंस नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बनाया। वो खुद कहते थे कि किंगफिशर एयरलाइंस में लोग सिर्फ ट्रैवल नहीं करते बल्कि एक शानदार एक्सपीरियंस जीते हैं। विजय माल्या की जिंदगी इस समय अपने पीक पर थी। वो भारत के सबसे अमीर और सबसे फेमस बिजनेसमैन में से एक बन चुके थे। उनकी शानदार लाइफ स्टाइल की चर्चा हर जगह थी। वो एक्सपेंसिव कार्स, प्राइवेट जेट्स और लग्जरी याट्स में घूमते थे। उनके पास बेंगलोर में एक शानदार बंगला था, गोवा में बीच हाउस था और विदेशों में भी कई प्रॉपर्टीज थी। वो बॉलीवुड स्टार्स और मॉडल्स के साथ पार्टीज में नजर आते थे। उनकी जिंदगी ऐसी थी जैसे कोई सपना में जी रहा हो। लेकिन विजय माल्या सिर्फ बिजनेस और ग्लैमर तक सीमित नहीं थे। वो खेलों में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने क्रिकेट और मोटर रेसिंग में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। साल 2008 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी नाम की एक आईपीएल क्रिकेट टीम खरीदी। आरसीबी जल्द ही आईपीएल की सबसे फेमस टीम में से एक बन गई। विजय माल्या हर मैच में अपनी टीम को इनकरेज करते हुए स्टेडियम में नजर आते थे। इसके अलावा उन्होंने फार्मूला 1 रेसिंग में भी कदम रखा और फोर्स इंडिया नाम की एक टीम खरीदी। यह भारत की पहली फार्मूला 1 टीम थी और इससे विजय माल्या का नाम इंटरनेशनल लेवल पर और अधिक फेमस कर दिया। विजय माल्या की जिंदगी में यह दौर उनकी सबसे बड़ी सक्सेसेस का दौर था। वह एक के बाद एक नए सेक्टर्स में कदम रख रहे थे। वाइन, एविएशन, क्रिकेट, फार्मूला 1, हर जगह उनका नाम गूंज रहा था। किंगफिशर ब्रांड अब भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने लगा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ ऐसी चीजें भी शुरू हो रही थी जो बाद में उनके लिए मुश्किलें लाने वाली थी। किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए विजय माल्या ने बहुत सारे लोन लिए थे। उनके बिजनेस का एक्सपेंशन तेजी से हो रहा था, उतना ही तेजी से उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे और यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हुई। लेकिन हर कहानी का एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ चीजें बदलने लगती है। विजय माल्या की जिंदगी साल 2000 के बीच तक एक सपने जैसी थी। साल
1905 में जब किंगफिशर एयरलाइंस शुरू हुई थी तब यह एक लग्जरी एयरलाइंस थी। लोग इसे आराम और स्टाइल के लिए पसंद करते थे, लेकिन इस लग्जरी को बनाए रखने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। प्लेन्स को खरीदना, मेंटेनेंस करना, एम्प्लॉयज को सैलरी देना और मार्केटिंग पर खर्चा करना, यह सब बहुत एक्सपेंसिव था। विजय माल्या ने इसके लिए बैंक से भारी भरकम लोन लिए। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस को लोग बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन साल 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक मंदी ने सब कुछ बदल दिया। साल 2008 की इकोनॉमिक मंदी ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। एविएशन इंडस्ट्री को भी इसका बड़ा झटका लगा। तेल की प्राइसेज आसमान छू रही थी और लोग एयर ट्रेवल कम करने लगे। किंगफिशर एयरलाइंस पहले से ही लोन में डूबी हुई थी, अब और मुश्किल में फंस गई। विजय माल्या ने सोचा कि वह इस संकट से निकल जाएंगे। उन्होंने और लोन लिए और किंगफिशर एयरलाइंस को और बड़ा करने की कोशिश की। साल 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन नाम की एक लो कॉस्ट एयरलाइंस खरीदी ताकि किंगफिशर को और बड़ा बनाया जा सके, लेकिन यह फैसला उनके लिए उल्टा पड़ गया। एयर डेक्कन पहले से ही लॉस में चल रही थी और इसे किंगफिशर के साथ मिलाने से खर्च और बढ़ गए। किंगफिशर एयरलाइंस अब दो तरह की सर्विस देने लगी थी, एक तरफ लग्जरी फ्लाइट्स और दूसरी तरफ लो कॉस्ट फ्लाइट्स, लेकिन दोनों के एक साथ चलाना आसान नहीं था। कंपनी के खर्चे बढ़ते जा रहे थे और इनकम कम होती जा रही थी। एम्प्लॉयज को सैलरी देना, प्लेन्स का रेंट चुकाना और बैंक्स के लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाना, यह सब विजय माल्या के लिए मुश्किल होता जा रहा था। साल 2011 तक किंगफिशर एयरलाइंस की हालत बहुत खराब हो गई। कंपनी को भारी लॉस हो रहा था। एम्प्लॉयज को कई महीने तक सैलरी नहीं मिली। पायलट और क्रू मेंबर्स स्ट्राइक पर चले गए। कई बार तो फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ता था क्योंकि फ्यूल के पैसे नहीं थे। पैसेंजर्स को भी परेशानी होने लगी। जो किंगफिशर कभी स्टाइल और आराम का प्रतीक था, अब वह दुख का चेहरा बनने लगा। लोग अब किंगफिशर पर भरोसा करने से डरने लगे। विजय माल्या ने इस संकट से निकलने की बहुत कोशिश की। उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, बैंक से और लोन मांगा और इन्वेस्टर्स को ललचाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प के लिए तैयार नहीं था। बैंक्स ने देखा कि किंगफिशर एयरलाइंस पहले ही बहुत कर्ज में डूबी है और उसे और पैसे देना रिस्की है। साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया और धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह बंद हो गई। यह विजय माल्या के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। किंगफिशर एयरलाइंस उनका सबसे बड़ा सपना था और वह सपना अब टूट चुका था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के बाद विजय माल्या पर बैंक्स का लोन चुकाने का प्रेशर बढ़ने लगा। कहा जाता है कि उन्होंने अलग अलग बैंक से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बैंक्स ने उनसे पैसे वापस मांगे, लेकिन विजय माल्या के पास इतने पैसे नहीं थे। यहीं से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। बैंक्स ने उन पर डिफॉल्टर होने का आरोप लगाया, यानी वह लोन चुकाने में फेल रहे। विजय माल्या पर कई मुकदमे दर्ज हुए और उनके प्रॉपर्टीज को सीज करने की प्रोसेस शुरू की गई। साल 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन चले गए। यह खबर भारत में आग की तरह फैल गई। लोग उन्हें भगोड़ा कहने लगे। गवर्नमेंट और बैंक्स ने उन पर प्रेशर बढ़ाया कि वह भारत लौटे और लोन चुकाए, लेकिन विजय माल्या का कहना था कि वो गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस का लॉस बिजनेस में लिया गया रिस्क था और वो बैंक्स के साथ समझौता करने को तैयार है, लेकिन बैंक्स और गवर्नमेंट का एटीट्यूड बहुत स्ट्रिक्ट था। भारत में उनके खिलाफ कई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप शामिल थे। विजय माल्या की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो आदमी कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था, अब वो भारत में एक भगौड़े के तौर पर देखे जाने लगा। उनकी शानदार लाइफ स्टाइल अब भी चर्चा में थी, लेकिन अब लोग उनकी लग्जरी की तारीफ नहीं करते थे, बल्कि सवाल उठाते थे कि क्या यह सब लोन के पैसों से था। विजय माल्या के पास अभी भी उनकी कुछ कंपनीज थी, जैसे यूनाइटेड ब्रूअरीज, लेकिन उनकी हिस्सेदारी कम होती जा रही थी। उनकी प्रॉपर्टीज जैसे बेंगलोर का बंगला, गोवा का बीच हाउस और विदेशों की प्रॉपर्टीज सीज होने लगी। इस दौरान विजय माल्या ने अपनी दूसरी कंपनीज को चलाने की कोशिश की। उनकी क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और फोर्स इंडिया फार्मूला 1 टीम अभी भी चल रही थी, लेकिन इन पर भी लोन का असर पड़ने लगा। साल 2018 में फोर्स इंडिया को बेचना पड़ा क्योंकि वो अभी लॉस में चल रही थी। विजय माल्या की जिंदगी में अब वो चमक नहीं बची थी जो पहले थी। वह लंदन में रह रहे थे, लेकिन भारत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज होती जा रही थी। विजय माल्या के खिलाफ कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्टिव हो गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड के केस दर्ज किए। इन एजेंसीज का कहना था कि विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए गए लोन का कुछ हिस्सा गलत तरीके से इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल के तौर पर यह आरोप था कि उन्होंने लोन के पैसे को अपनी दूसरी कंपनीज में ट्रांसफर किया या फॉरेन अकाउंट्स में भेजा। इन आरोपों ने उनकी इमेज को और खराब कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने विजय माल्या को भगोड़ा, आर्थिक अपराधी यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने की प्रोसेस शुरू की। इसके तहत उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज करने का आदेश दिया गया। बेंगलोर में उनका आलिशान बंगला, गोवा में बीच हाउस, मुंबई में फ्लैट्स और विदेशों में उनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ सीज होने लगा। यूनाइटेड ब्रूअरीज में उनकी हिस्सेदारी भी बेची गई। विजय माल्या जो कभी भारत के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, अब अपनी प्रॉपर्टी खोते जा रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने विजय माल्या को वापस लाने के लिए यूके गवर्नमेंट के साथ बातचीत शुरू की। साल 2017 में
में भारत ने यूके से उनके एक्स्ट्राडिशन की मांग की, यानी उन्हें भारत लाने की लीगल प्रोसेस शुरू की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। विजय माल्या ने यूके में शरण मांगी और कहा कि भारत में उनके खिलाफ पॉलिटिकल कंस्पिरेसी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि वह बैंक्स के साथ समझौता करने को तैयार है और उनका कुछ हिस्सा चुकाने को भी तैयार है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और बैंक्स का एटीट्यूड स्ट्रिक्ट था। यूके की कोर्ट्स में उनके एक्स्ट्राडिशन का केस कई साल तक चला। साल 2019 में लंदन की एक कोर्ट ने विजय माल्या के एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ भारत में ठोस सबूत है और उन्हें भारत भेजा जा सकता है, लेकिन विजय माल्या ने इसके खिलाफ अपील की। उन्होंने यूके के हायर कोर्ट्स में केस लड़ा और कहा कि भारत के जेल्स में उसके साथ गलत व्यवहार हो सकता है। उनकी अपील की वजह से एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस में देरी होती जा रही। साल 2020 में यूके की सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी, लेकिन विजय माल्या ने हार नहीं मानी। वो अभी भी लंदन में है और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि लंदन में विजय माल्या की जिंदगी कैसी है। लोग सोचते हैं कि वो वहाँ भी वही शानदार जिंदगी जी रहे हैं जो वो भारत में जीते थे, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। हालांकि उनके पास अभी भी कुछ पैसे और प्रॉपर्टीज है, लेकिन उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। लंदन में वो एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन उनके खर्चे अब पहले जैसे नहीं है। और सोशल मीडिया पर कभी कभी अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि वह भारत के साथ इंसाफ चाहते हैं, लेकिन भारत में लोग उन्हें अब भी एक भगोड़े के तौर पर देखते हैं। विजय माल्या की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनकी जिंदगी में जो ऊंचाइयां थी वो उनकी मेहनत, हिम्मत और मार्केटिंग की समझ का नतीजा थी। किंगफिशर को उन्होंने भारत का सबसे चमकदार ब्रांड बनाया, लेकिन उनकी असफलता हमें यह भी सिखाती है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेना और लोन के बोझ तले दबना कितना खतरनाक हो सकता है। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने खर्चों और लोन को काबू नहीं कर पाए। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता और असफलता जिंदगी का हिस्सा है। विजय माल्या ने कभी हार नहीं मानी, वो आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी गलतियों ने उन्हें बहुत कुछ खोने पर मजबूर किया। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत तो दिखानी चाहिए, लेकिन साथ ही सावधानी भी बरतनी चाहिए। विजय माल्या की जिंदगी का फ्यूचर क्या होगा यह कोई नहीं जानता। क्या वो कभी भारत लौटेंगे, क्या वो बैंक्स के साथ समझौता कर पाएंगे, या फिर वो लंदन में ही अपनी जिंदगी बिताएंगे? ये सवाल अभी अनरिजॉल्व्ड है, लेकिन एक बात पक्की है, विजय माल्या की कहानी हमेशा लोगों को याद रहेगी। वो एक ऐसे आदमी है जिन्होंने अपने सपनों को सच करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गलतियों ने उन्हें कंट्रोवर्सीज में डाल दिया। अभी हाल ही में राज समनी ने विजय माल्या को अपने पॉडकास्ट पर बुलाया था, जिसमें विजय माल्या ने सब कुछ खुलकर बताया है। आप जाकर देख सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।